हाय फ्रेंड्स। जैसे हमने ये 3 यूनिट्स अब तक की कंप्लीट की है। आइए चलो नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 4, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे हमें पता चलता है इस यूनिट में हम सारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ेंगे, कैसे परफॉर्मेंस को अप्रेजल की जाती है, क्या क्या उसमें स्टेप्स है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मीनिंग, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स की इसको करवाया क्यों जाता है काम को। पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग एन एम्प्लॉय हाउ ही और शी इज परफॉर्मिंग ऑन द जॉब एंड एस्टेब्लिशिंग अ प्लान ऑफ इम्प्रूवमेंट इफ नीडेड बी। अभी कह रहा है जैसे वो मीम नहीं आते, हाँ भाई क्या चल रहा है, ऐसे उसका काम पहले हम डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइनिंग कि कैसा कर रहा है वो काम, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। अब पता करके अपने पास नहीं रखना, डिटरमाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। Performance appraisal refers to the process of evaluation of employees at a higher level. परफॉर्मेंस अप्रेजल के कारण ही हम एम्प्लॉयज को प्रमोशन दे सकते हैं या जो भी चीजें नेसेसरी होती है उसके इंसेंटिव्स के लिए। सम इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक प्रमोशन, ट्रांसफर, सैलरी इंक्रीमेंट एक्सेट्रा आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप उसकी कैसे सैलरी बढ़ा दोगे, कैसे उसको इंसेंटिव्स दे दोगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एचआर मैनेजर टू ascertain how effectively this subordinate is performing his job, कि एक छोटे लेवल का एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, आने वाले टाइम में अगर उसको हाई लेवल पे भेजना चाह रहे हैं, क्या उसके कैपेबल है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ये तो है ही है। अगर हम जैसे एम्प्लॉय को कह दिया भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसको एम्प्लॉय को पता है कि उसके काम के ईयर एंड पे इवोल्यूशन होता है, तो वो अच्छा काम करेगा ताकि उसकी सैलरी हाइक हो, उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो। टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। टू रिटेन टॉप टैलेंट, अगर कोई एम्प्लॉय ज्यादा ही अच्छा काम कर रहा है, आप उसको ज्यादा इंसेंटिव्स दोगे, उसकी सैलरी ज्यादा बढ़ाओगे, जिसके कारण वो कंपनी छोड़ के ना जाए। टू इंक्रीज कमिटमेंट, इसको हम देख लेते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी इन कम्युनिकेट परफॉर्मेंस फीडबैक, रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन, प्लान अपकमिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स। कि ये कह रहा है कि आप उसके साथ फ्यूचर की बातें कीजिए, जिसके कारण वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा और वो जॉब छोड़ने के बारे में क्या तो सोचे ही ना। टू डेवलप एम्प्लॉयज, ये जो सबसे मेन बात है, ये इसमें क्या करना चाहती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। कि अगर किसी काम को करने के लिए कोई स्किल चाहिए और एम्प्लॉय के पास नहीं है, तो हमें कब पता चलेगा, जब हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के बाद हमें पता चला कि इसको ये चीज चाहिए, तो हम उसको वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, पहले मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी मोटिवेट होगा तो प्रोडक्शन अच्छी करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के कारण हम टॉप टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं अपने पास, कमिटमेंट बढ़ेगी उसकी, और एक एम्प्लॉय का खुद को डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। आइए ना क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज परफॉर्मेंस अप्रेजल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले का प्रैक्टिस पूछी, अब इसने इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। अब इसने इंपॉर्टेंस 3 वेज में बताई है। एचआरएम फंक्शन, कि एचआरएम के लिए, एचआरएम क्या था, एक डिपार्टमेंट अलग से कंपनी के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, उसके अंदर एचआरएम एक स्पेशल डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है, एक जैसे छोटे लेवल पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसके हायर एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस इवेल्युएट करके क्या बेनिफिट मिलेगा, और एक एम्प्लॉय के लिए खुद के लिए क्या चाहिए। यानी हमें इसका आंसर 3 पार्ट्स में देना है। एचआरएम फंक्शन, एचआरएम फंक्शन क्या करेगा, कंपनसेशन डिसीजन, कि उसके पैसे कैसे देने हैं। अगर अच्छा कर रहा है तो आप उसको बढ़ा के दे दीजिए, अगर कम दे रहा है तो पेनल्टी सुनोगा। पेनल्टी किस लिए होता है, ताकि एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसने कुछ गलत काम कर दिया, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना करे। प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो गैप था, उस गैप को फिलफिल करने के हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें कब पता चलेगा, जब उसके हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। फीडबैक और पर्सनल डेवलपमेंट। अच्छा, अब एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से क्या है, कैन मेक डिफरेंस। अब कहते हैं ना कि हाँ भाई तू अच्छा काम कर रहा है, तू नहीं कर रहा, तो ये कब पता चलता है, जब आप उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे एम्प्लॉयज की। रैशनल बेसिस, कि मतलब ये एक एक अच्छा आपको बेस दे देता है डिसाइड करने के लिए। कंपैरिजन बेस, कि ये नहीं है कि आप तुक्का मारो, हाँ भाई वो कपड़े अच्छे पहन के आया तो वो काम अच्छा करेगा, ये इस बेसिस का नहीं। ये एक आपको कंपैरिजन बेस के लिए ठोस दे रहा है चीज। अप्रेजल डायमेंशन एंड स्टैंडर्ड्स कैन हेल्प इन इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड बिग क्लैरिटी इन परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, की क्लैरिटी लेके आता है। अब इम्प्लॉय के लिए, इम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से क्या है, रेक्टिफाई देयर मिस्टेक। अब अगर आप उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं कर रहे या कुछ भी कंपेयर नहीं कर रहे, तो इम्प्लॉय को अपनी मिस्टेक के बारे में कब पता चलेगा,
अगर आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो तो उसको अपनी कमियों का पता चलेगा, जिसके कारण वो नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने की सोचेगा, इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब जब उसने अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लिया, अब उसके बाद क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी उसकी ऑटोमेटिक। तो इस परस्पेक्टिव से क्या क्या है इंपॉर्टेंस, थ्री में एचआरएम डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एचआरएम के लिए क्यों है, देखो एक डिपार्टमेंट क्यों परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेगा, कंपनसेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए, फीडबैक और पर्सनल डेवलपमेंट। अच्छा एम्प्लॉयर के लिए क्यों जरूरी है, कैन मेक अ डिफरेंस, कि अब कई बार क्या होता है कि जैसे लेट्स सपोज दो पर्सन काम कर रहे हैं, एक तो दिन रात लगा हुआ काम पे प्रोजेक्ट पे, और एक कर नहीं रहा, तो दूसरा पर्सन भी कब तक करेगा काम सारा दिन, वो भी सोचेगा कि वो रेस्ट कर रहा है तो मैं भी कर लूं, मैं क्यों जिंदगी को हराम करूं। तो तभी रैशनल बेसिस देता है, एक अप्रेजल डायमेंशन एंड स्टैंडर्ड्स देता है। अब एम्प्लॉय के लिए क्यों है, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है, अगर उन्होंने अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लिया उससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एग्जीक्यूटेड। अब ये प्रोसेस पूछ रहा है, पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, कि जैसे आप कंपेयर करो कि एम्प्लॉय ने लास्ट मंथ में कैसा किया था, आज कैसा किया, ये लास्ट मंथ क्या है, एक आपका स्टैंडर्ड है, क्या आप पिछले साल की यूनिट्स ले रहे हो, स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है। कम्युनिकेट द स्टैंडर्ड, क्या आप एम्प्लॉय को बताइए कि आपने किस चीज से कंपैरिजन किया है। अगर एम्प्लॉय ने आज 1000 यूनिट बनाई है, पहले 700 बनाई थी, तो आप एम्प्लॉय को बताइए कि भाई हमने पहले तेरे पिछले महीने की 700 यूनिट्स को लेकर कंपेयर किया है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आपने स्टैंडर्ड भी देख लिया तो उसको बता भी दिया, अब उसको मेजरमेंट करने की कि उसने एक्चुअल में किया क्या है, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। अब उनको कंपेरिजन करना कि 1000 - 700 300, ये क्या होगा कंपेयर करना। टेक करेक्टिव एक्शन, कि जैसे अब ये 1000 - 700 क्या 300 से बड़ा है, यानी अच्छी बात है, तो आप उसको इंसेंटिव दे दो। अब इसकी जगह केस नंबर टू क्या हो सकता है, उसने 600 यूनिट बनाई है, अभी तो 100 नेगेटिव में चला गया कि उसने 100 नेगेटिव बनाई है, तो आप उसका पेनाल्टी लगा दीजिए, या जितने अपने पैसे देना थोड़े बहुत काट दीजिए उसके पैसे। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस क्या है, पहले आप स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करोगे, फिर उसको बताओगे, इंप्लॉय को कम्युनिकेट करोगे, फिर थर्ड क्या है एक्चुअल को देखोगे, फिर फोर्थ में क्या है, देखो आपने स्टैंडर्ड बना लिया, एक्चुअल बना लिया, उसके पास रखोगे तो है नहीं अपने पास, कंपेयर भी करोगे, कंपेयर करके आप क्या करोगे, उसको करेक्टिव एक्शन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट मेरली फॉर अप्रेजल बट इट इज फॉर अकॉम्प्लिशमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। डिस्कस, इस टाइप की स्टेटमेंट बहुत पेपर में देखी जाती है, आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, एग्री और डिसएग्री बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, आपको डिफाइन करना पड़ता है। पहले परफॉर्मेंस मीन्स डू समथिंग, कि आप किसी काम को करें। अप्रेजल मीन्स डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन। कई बार होता नहीं है, लेट्स सपोज, चलो मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, जैसे कल था मैं एक जगह खाने की बात चली, तो मैंने एक चीज को डिसाइड किया कि यहाँ पे ये चीज खाने जा रहे हैं, लेट्स सपोज एक बर्गर है वो 35 रुपीज का है, मैंने कहा वो बर्गर 35 रुपीज की वर्थ नहीं रखता, वो 20, और दूसरी जगह उसका काफी अच्छा वो 20 का है, तो मैंने उन दोनों को आपस में कंपेयर किया और उसकी वर्थ डिसाइड करी। अब ऐसे ही अभी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, किसी काम को करना, और अप्रेजल क्या है, एक काम को किया आप उसकी वैल्यू देखते हो, क्या वो काम जो काम किया है वो इतना टाइम, किसी वर्कर ने 10 घंटे लिए हैं, तो वो 10 घंटे का था क्या नहीं था, क्या पता 8 घंटे का हो, और क्या पता एक काम को करने के लिए 10 एम्प्लॉयज लग गया, आपके 10 वर्कर्स इन्वॉल्व हो गए, लेकिन वो 10 का था क्या नहीं था, एक वैल्यू डिसाइड करना। दस मीन्स परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब द इवैल्यूएशन प्रोसेस बिगिंस विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, वही आपको आगे आपने पहले एस्टेब्लिशमेंट करना है, नेसेसरी टू कम्युनिकेट, कि आप कम्युनिकेट भी करिए कि इंप्लॉय को, ताकि उसको देख कि जैसे अपने इंप्लॉय को बता दिए भाई हम तेरी 700 यूनिट से कंपेयर करेंगे, अब उसके मन में ये तो रहेगा कि मेरे को कम से कम 700 तो बनानी ही बनानी है, उससे अच्छा उससे ज्यादा जाएगा तो उसके लिए अच्छा है, अगर उसके लिए कम गया उसको पता होगा कि वो घर पे सैलरी कम लेके जाएगा, जिसके कारण उसको काम करना ही करना पड़ेगा। सी स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन प्रोसेस, कि आखिरी में इवैल्यूएट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस फॉर द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। अब ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल है, उसकी दो तरीके से बताइए, आप एम्प्लॉइज के लिए बताइए और मैनेजमेंट के लिए बताइए। अब सिग्निफिकेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, पहले मैनेजमेंट के लिए, हेल्प सुपरवाइजर टू असेस द वर्क परफॉर्मेंस, कि एक सुपरवाइजर को एक स्टैंडर्ड दे देता है कि एक एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। इंप्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम, अब एम्प्लॉय है, अब एक हायर लेवल के एम्प्लॉय को पता होगा कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, ये काम सही तरीके से नहीं कर रहा, अगर कोई अच्छा कर रहा होगा तो एम्प्लॉय से सॉफ्टली भी बोलता है और उसकी बातें सुनता भी है कई बार डिसीजन मेकिंग, और जो काम नहीं कर रहा और वो अपने डिसीजन या कुछ भी वो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या तो उसकी बात को सीरियसली ना ले। कम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम,
प्रोवाइड पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, कि एक एम्प्लॉय को देगा कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे इंसेंटिव चाहिए। फैसिलिटेट प्लानिंग, कि अब आपने स्टैंडर्ड लिया है, कुछ भी लिया, आगे काम करोगे तो आपकी प्लानिंग में भी काम आएगा। प्रिपेयर पे स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर में तो हम पढ़ गया है, रैशनल बेसिस फॉर बोनस एक्सेट्रा, डॉक्यूमेंटेशन एंड फीडबैक। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल हवा की बातें नहीं होती, हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन होता है कंपनी में। अगर एक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रहेगा, अगर आप 10 साल बाद पहले के देखोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा कि हमने पहले कैसे कंपेयर किया था, आज कैसे कर रहे हैं मेथड्स को। एम्प्लॉय असेसिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो गैप पढ़ के आए थे, अगर कोई गैप आ गया आप उनको ट्रेनिंग दिया, डेवलपमेंट जिनके कारण वो अच्छे फ्यूचर में काम कर पाए। प्रॉपर गाइडेंस, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा, आप पूछोगे ना, हाँ भाई क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉपर गाइडेंस। रिवॉर्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ताकि वो और अच्छा काम करे। रिव्यू, उनके काम को देखने के लिए हमें थोड़ा सा वो प्रोसीजर मिल जाता है, मेथड मिल जाते हैं। डिटरमाइनिंग फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज हु डिजर्व इट, कि प्रमोशन को कौन डिजर्व, अगर आप अंधाधुंध प्रमोशन कर रहे हो, किसी के कपड़ों से, किसी खाने के स्टाइल से प्रमोशन कर रहे हो, वो सही बेसिस कोई ना है। क्या आप तो एक एम्प्लॉय सिंपल क्लोथ्स में आ रहा हो या कुछ करो और काम सबसे ज्यादा कर रहा हो, तो तभी करिए। मैनेजमेंट के लिए क्या है, 7 आए गए हैं। हेल्प द सुपरवाइजर टू असेस द वर्क परफॉर्मेंस, इंप्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव होएगा तो एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट आएगा, जिससे प्लानिंग अच्छी होगी। प्रिपेयर पे स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर तो मेन रोल है ही है। एक रैशनल बेसिस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन एंड फीडबैक। एम्प्लॉयज के लिए क्या है, हेल्प इन असेसिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उन्हें अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अगर वो अच्छा काम करेंगे उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, उनके काम को रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू करके उन्हें अपने पोस्ट ऑन एक्टिव पॉइंट्स पता चलेंगे। determining the promotion of employees who deserve it. चलो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज परफॉर्मेंस अप्रेजल डिफरेंस फ्रॉम जॉब इवैल्यूएशन। अब मैंने इसको टैबलेट फॉर्म में बना लिया जिसके कारण वो इजी भी हो जाएगा, अगर ये अलग से शॉर्ट नोट पूछता है तो आप उसको लिख पाओगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कंसर्न विद द एबिलिटीज एंड मेरिट्स ऑफ इंडिविजुअल। ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस आप किसकी देखोगे, एक बंदे की, कि वो कैसे काम कर रहा है। जॉब इवैल्यूएशन इज एनालिसिस ऑफ जॉब ओनली, इट डज नॉट टेक कंसिडरेशन ऑफ द कॉम्पिटेंसी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय। जॉब इवैल्यूएशन में कह रहा है कि आप एक जॉब को देखोगे कि उसके लिए कितने एम्प्लॉयज चाहिए, उसके लिए कौन कैपेबल हो सकता है काम करने के लिए। हाँ, अगर आपको किसी से जनरल एंट्री पास करवानी है तो आपके लिए उसको अकाउंटेंट चाहिए क्वालिफाइड, अगर आप एक हाई क्वालिफाइड पर्सन लेके आ रहे हो सिंपल काम के लिए, तो वो ठीक कोई ना देगा। एक हाई क्वालिफाइड अच्छी सैलरी चाहेगा, लेकिन आप उस काम के लिए अच्छी सैलरी देना नहीं चाहोगे। तो जॉब इवैल्यूएशन में जॉब देख रहे हैं कि जॉब उसका रोल क्या है। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग पे, ट्रांसफर, प्रमोट, कि एक एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है आप उसको नेक्स्ट साल अच्छी हाइक दोगे, अगर वो नहीं काम अच्छा कर रहा तो आप उसको स्टैंडर्ड बेसिस पे दे दोगे। जॉब इवैल्यूएशन एम डिटरमाइन वर्थ ऑफ जॉब, कि एक जॉब है, एक इंडस्ट्री में उसी जॉब की लेट्स सपोज 3 लाख पर एनम दिए जा रहे हैं, तो उस जॉब को करने के लिए कितने पैसे हैं, कितनी वर्थ लगता है वो जॉब को। अब 3 लाख वाली जॉब के लिए आप 5 लाख का पर्सन को ना रखोगे, तो वर्थ, रेट ऑफ द इंडिविजुअल, नॉट द जॉब। ये कह रहे हैं कि हम जॉब पे डिसाइड करेंगे, एक पर्सन को देखेंगे वो कैसा काम कर रहा है। डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब, कि एक जॉब कितना वर्थ रखती है। एक एम्प्लॉय चाहे कितना घंटे काम करे, चाहे कुछ करे, आखिर में जो जॉब देखी जाएगी ना कि यार ये क्या काम करे, छोटा सा तो काम है। तो वो एम्स एट टेकिंग डिसीजन लाइक ट्रांसफर और प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉय, की परफॉर्मेंस अप्रेजल से कि उसको प्रमोशन चाहिए क्या चाहिए उस चीज को हम डिसाइड कर सकते हैं। जॉब इवैल्यूएशन डिटरमाइंस द वेज पॉलिसी, कि एक जॉब की वर्थ कितनी, देखो एक जॉब की हमने वर्थ पता कर ली, लेट्स सपोज उसकी 1 लाख पर एनम की वर्थ है, तो आप और उस जॉब को करने के लिए 1%, 2% बहुत है, तो आप उसके 50-50 कर दोगे, अगर एक चाहिए तो 1 लाख वाला रख लोगे आप। तो यही। अब परफॉर्मेंस ऑफ रिजल्ट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इंडिविजुअल एबिलिटी, कि इंडिविजुअल अच्छा काम कर सकता है या मीडियम काम कर सकता है, किस पेस पे काम कर सकता है। जॉब इवैल्यूएशन कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब इन टर्म्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, डिफरेंशिएट बिटवीन जॉब अप्रेजल एंड जॉब पोटेंशियल अप्रेजल। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल से आपको नाम से पता चलता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का पहले मीनिंग लिख दो। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू एम्प्लॉय हाउ ही और शी परफॉर्मिंग द जॉब एंड एस्टेब्लिशिंग अ प्लान ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि हाँ भाई कैसा काम कर रहा है। देखो आप सारे दिन आज सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हो, तो आप उसको सही तरीके से याद भी रख सकते हो, एक पॉइंट को याद करने के लिए कि वो कैसा काम कर रहा है, और जिसके कारण हम फ्यूचर में इंप्रूवमेंट के एक स्कोप, अगर देखो आपको पता होगा वो अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा तो उसके लिए एक इंप्रूवमेंट का स्कोप आ गया। पोटेंशियल अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल इज काइंड ऑफ अप्रेजल सिस्टम
which identifies the potential of a given employee to occupy high position in the organization hierarchy and undertake the high responsibility. कि एक एम्प्लॉय से अच्छा काम, एक एम्प्लॉय बिल्कुल अच्छे से अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो आगे देखो जितनी हाई पोजीशन पे जाएगा, कई लोग कहते हैं कि वाह यार उसकी तो अच्छी पोजीशन पे जा रहा है, इंप्रूव हो रहा है, उसकी सैलरी बहुत बढ़ी थी, लेकिन जितनी हायर पोजीशन उतनी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, और उसको उसके ऊपर ब्लेम लेने की वो भी हो जाता है कि उसके ऊपर देखो पहले आप अकेले काम कर रहे थे, अब आपके अंडर पहले 10 आए, फिर 20 आए, फिर आपके एक पूरे एक एरिया की कंपनी को मैनेज करना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एरिया भी बढ़ गया आपको। ऐसी पोटेंशियल क्या आप बर्डन लेने के लिए तैयार हो क्या ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी कि आप उसको ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो। अब मीनिंग, it is a process of performance appraisal is the process of determining the current performance within a year or 6 month। ये नहीं कि आप परफॉर्मेंस को, आपको उसकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट करना है और आप सालों साल पहले के लेके बैठ जाओ, क्या तो उस टाइम के आज टेक्नोलॉजी है, पहले हैंडवर्क काम होता था सारा, तो आप उसे साल या 6 महीने के अंदर इवेल्युएट कर लीजिए, जिसके कारण आपको ज्यादा अच्छे बेसिस मिलेंगे। पोटेंशियल अप्रेजल टेक्स एन अकाउंट ऑफ होल कैरियर ऑफ द एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय पूरे टाइम से कैसे काम करता है, क्या वो जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में रखा था और आज रखा है, क्या था वो पहले पूरे जोश के साथ काम करता था और आज नहीं कर रहा, या तो वो पहले भी जोश के साथ काम कर रहा था, आज भी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। टाइम फ्रेम, इट इज नॉर्मली कंडक्टेड एनुअली, और बाय एनुअली का मतलब साल में 2 बार विद इन अ फिक्स्ड पीरियड, कि साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपने एक बेसिस बना दिया, तो वो कंपनी की पॉलिसी में ऐड कर दिया कि हम 3 महीने में परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करेंगे, 6 महीने में करेंगे, और इसमें कोई भी टाइम डिसाइड नहीं है, क्या तक को आपकी एक हाई पोजीशन अभी खाली हो जाए, वेकेंट हो जाए, तो आपके लिए उसका एक एम्प्लॉय चाहिए, और आप देखोगे अपने इनसाइड से कि मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है और किसके पास पोटेंशियल है, तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम तो है ही नहीं। कंसर्न, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज जनरली कंसर्न विद ऑल द पे हाइक और वेरिएबल कंपोनेंट, ये सैलरी वगैरह से रिलेट करता है, और ये डज नॉट टेक कि मतलब इसके अंदर कोई भी फाइनेंशियल चार्जेस नहीं आते। इट फोकस ऑन ट्रेनिंग नीड्स, कि अगर एक मोटिवेट, कई बार आज क्या होता है कंपनी आजकल मोटिवेशन हो गए, या एम्प्लॉय को बाहर भेजे थोड़े दिन के ट्रिप के लिए, जिसके कारण वो रिफ्रेश होकर उसका पोटेंशियल बूस्टअप हो। कनेक्टेड बाय, तो मतलब ये मोस्ट ऑफ द कंपनी करवाती है, क्योंकि कंपनी को एक बेसिस चाहिए होता है जिसके कारण सैलरी में हाइक देना या कोई भी इंसेंटिव बेसिस करते हो। यहाँ पे व्यू फ्यूचर ओरिएंटेड, कि मतलब ये थोड़ी कंपनी करवाती है, कैडबरी ग्लैक्सो, कि जैसे कैडबरी है, इन्हें हर साल या कुछ टाइम पीरियड में एक नई नई चॉकलेट टाइप की चॉकलेट निकालनी पड़ती है। अब जैसे एक वैलेंटाइंस डे पे थोड़े टाइम पहले एक हार्ट शेप की चॉकलेट थी, उसमें क्या करा, चॉकलेट में एक हार्ट का डिजाइन बना दिया, एक मतलब कंपनी में R&D का एक उन्हें रखना पड़ता है, नहीं कहीं वरना लोग बोर हो जाते हैं एक ही चीज को बार बार देखते देखते हैं। यूज, performance appraisal to determine whether HR program such as selection, training, and transfer have been effective or not. Select, performance appraisal select appoint to person position with a greater responsibility. Sixth, objective. It includes effective promotion and transfer needs avoiding the pay increase. और परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू फाइंड आउट द लेटेंट मतलब हिडन क्वालिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज, बेस्ड ऑन सच एंड फाइंडिंग सुटेबल एम्प्लॉय may be promoted to a job requiring higher responsibility. अब डिस्कस द एथिक्स एंड कॉन्सेप्ट फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए भी आपके कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, ये किस बेसिस पे आप डिसाइड करो कि एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है। एक रिलायबिलिटी एंड विलिबिलिटी, कि आपने अब कोई एक ऐसी चीज के स्टैंडर्ड को लेकर आप कंपेयर करो कि टाइम, कि एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा था, 8 घंटे में इतनी यूनिट्स बना रहा था, अब क्या वो 8 घंटे में उतनी यूनिट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहा, ठीक रिलायबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कि ये नहीं कि आप आज टाइम को देख रहे हो, कल किसी और फैक्टर को लेके बैठ जाओगे, तो एक ये जैसे आपने एक टाइम तो ले लिया उसके कि एक फैक्टर को, लेकिन अगले टाइम आपने चेंज कर दिया, तो आप सही तरीके से कंपेयर नहीं कर पाओगे ना। तो आपने जो मेथड चूज कर लिया वो कंसिस्टेंट चलना चाहिए, जिसके कारण आपको एक्चुअल बेसिस पे कंपैरिजन का बेस मिल जाए। जॉब रिलेटेडनेस, ये कह रहे हैं आप फालतू के मेजर लेके मत बैठ जाना कि वो फोन कितनी देर चला रहा है, कुछ चला रहा है, ऐसी चीज पे कंपेयर करना जो उसके जॉब के काम का हो। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड अप्रेजल डायरेक्टली अफेक्ट प्रैक्टिकल वैलिडिटी, कि हवा में बातें मत करना, ऐसी बातें करना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। लीगल सैंक्शन, कि हर एक लॉ को फॉलो करें।
ट्रेनिंग टू अप्रेजर की जो, अब ये बताओ कि एक बंदा 50 इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है, अगर वो बंदे के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं कि आपने एक नया बंदा हायर करा है, भाई जा तू 50 बंदों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर, क्या तो वो सही तरीके से ना कर पाए, तो क्योंकि देखो अगर उसने गलत रिपोर्ट बना के दे दी, उसके कारण 50 बंदे इफेक्ट होंगे, उनकी सैलरी अच्छी जाएगी, 50 फैमिली इफेक्ट होगी, तो ये कह रहा है कि आप उनको ट्रेनिंग दीजिए जिसके कारण वो अच्छे तरीके से कंपेयर कर पाए। ओपन कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय असेस टू द रिजल्ट, कि एक एम्प्लॉय को अपने रिजल्ट पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करे ताकि वो आगे अच्छा काम कर पाए। पहले क्या, रिलायबल होना चाहिए, जॉब से रिलेटेड होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल वैल्यूबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी, लीगल सैंक्शन होना चाहिए। आप ट्रेनिंग दो अप्रेजर को, नहीं तो काफी इफेक्ट होगा। ओपन कम्युनिकेशन रखो और एम्प्लॉय को असेस रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। What do you understand by employee counseling? Why is it necessary to counsel employees? State the different types of counseling. Also explain the steps involved in counseling. अब इसमें चार चीजें पूछ लिया, पहले आपसे मीनिंग पूछा है, फिर ये क्यों जरूरी है, कितने टाइप्स का है, कितने प्रोसेस है, ये खुद आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है। पहले, employee counseling is a method of understand and helping individual who have technical, personal, emotional adjustment problems interfering with their work performance. अब ये कह रहे हैं कि आप काउंसलिंग किस चीज की करोगे, एक एम्प्लॉय को अपने काम से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको अपनी पर्सनल लाइफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको अपने इन्वायरमेंट से, देखो उसको काम पसंद है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन आपने क्या था उसको इन्वायरमेंट ऐसा दे रखा हो जिसको वो पसंद ना हो, इन्वायरमेंट में जाते उसका मन होता है कि नहीं यार मेरे को ये फेमस होता नहीं। अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट दे दे, जैसे आपका मन होता है पढ़ने का, आप क्या होता 1 घंटे में सारी बुक कर दो, और क्या होता मन हो आप 10 घंटे लेके बैठे हो, आपसे एक चैप्टर भी ना हो, तो इसी तरीके से इसने कई चीजें बता दी। एम्प्लॉय काउंसलिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय एम्प्लॉय आर गाइडेड इन ओवरकमिंग परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। इफ अ मैनेजर realize that the performance related is the ability related, our emphasis becomes on the facilitating training and development। क्योंकि उसको काम करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे दो। while problem is a desire related, where the unwillingness is either voluntarily or involuntarily, employee counseling is that logical approach। तो अगर उसको कोई अदर प्रॉब्लम्स है तो आप उसको उसको कोई लॉजिकल अप्रोच है काउंसलिंग के लिए भेज दीजिए। रीजंस क्या है काउंसलिंग के लिए, आप आप काउंसलिंग क्यों करवाना चाह रहे हो, कि आपको ऐसी क्या जरूरत आ गई, आपने क्या चीज देखा कि एम्प्लॉय है इनकंसिस्टेंट, हफ्ते में एक दिन आ रहा है, 6 दिन नहीं आता, हफ्ते में 5 दिन आ रहा है, 5 दिन आ रहा है, अगली बार एक दिन आ रहा है, क्या होता है एक हफ्ता वो पूरा लगा रहा है और अगले हफ्ते में कुछ नहीं करता, इनकंसिस्टेंट है काम के लिए। अनेबल टू परफॉर्म जॉब सेटिस्फैक्टरी, कि जो हमें उससे आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं ला के देता। कि चलो आपने जो स्टैंडर्ड, जैसे मैंने लेट्स सपोज आप एक एम्प्लॉय एक वर्कर के लिए सेट कर दिया 1000 यूनिट बनाएगा, चल 1000 को छोड़ो 800 बना ले तू, लेकिन वो 800 नहीं बना 600 बना के दे रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलता। अब इसके लिए टाइप्स, काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस, स्ट्रेस इज एनी एक्सपीरियंस दैट क्रिएट्स अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस विद द इंडिविजुअल। अभी क्या कह रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा जिसके कारण आपको माइंड पे बर्डन आ गया हो या आपको कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आई हो, तो उस चीज के रिलेटेड आपसे कोई पर्सन आके पूछेगा कि हाँ क्या इशू है ये वो, फिर आपको सोल्व करने के लिए। अब डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या कहना है कि आपसे लगातार 5-6 क्वेश्चन दे दिया, देखो एक चीज कही जाती है कि आप किसी से सच बोल रहे हो तो आप उससे लगातार क्वेश्चन पूछिए जिससे उसको झूठ बोलने का टाइम मिले ही ना सोचने का। तो ये कह रहा है कि आप उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाइए, एक ना एक बार वो अटकेगा, तो जब वो अटकेगा आप उससे पूछ लेना कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। अब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या, कि ये कहते हैं कि आप उसके साथ एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनाइए, जिसके कारण देखो जो बात एक फ्रेंडशिप जोन में हो सकती है वो कभी नहीं हो सकती, तो ये कहता है कि आप फ्रेंडशिप जोन बनाओगे तो वो अपनी बात पे खुल के बात कैसे कह पाएगा। अब स्टेप्स क्या, इनिशिएटिंग, एक्सप्लोरिंग, फ्रेमिंग द एक्शन। इनिशिएटिंग, इनिशिएटिंग क्या, एस्टेब्लिशिंग अ रैपर विद द एम्प्लॉय, कि उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना, उसके साथ बॉन्ड बनाना, डेवलपिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग में क्या, आर्ग्यू टू डिस, कि उसको कहना, कि उसको आर्ग्यू करना, कि उसको बार बार कहना कि बता दे क्या प्रॉब्लम, देखो अगर अच्छा बॉन्ड हो गया, अगर आपको कोई इशू है और आपके साथ कोई डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो लेट्स सपोज, और वो डॉक्टर आपको आपकी ही एज का मिल जाए, तो आप उसके वो डॉक्टर क्या बोलेगा
मतलब कई लोग बोलते हैं ना बड़े प्यार से, हाँ भाई बोलो क्या, एक बड़ा भाई समझ के बता दो, कि आप उसको फिर उसके बाद उसको कहना कि पता भाई क्या प्रॉब्लम है, फ्रेमिंग द एक्शन। अब आपका बॉन्ड भी अच्छा हो गया, आपको उसकी प्रॉब्लम भी पता चल गई, फिर आप उसको लेके घर कोई ना जाओगे, उसकी प्रॉब्लम का आप उसको सोल्यूशन भी दोगे। फिर फ्रेमिंग द एक्शन, क्या क्या था इसमें काउंसलिंग के रीजन क्या था, वो अपने काम के लिए इनकंसिस्टेंट है और अनसेटिस्फैक्टरी वो काम कर रहा है। टाइप्स क्या क्या थे, काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। और स्टेप्स क्या थे इसके, इनिशिएटिंग, एक्सप्लोरिंग, फ्रेमिंग द एक्शन, इनिशिएटिंग, एक्सप्लोरिंग, फ्रेमिंग द एक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, counseling of staff result in reducing conflict, frustration, and stress. Do you agree? What are the other methods of reducing stress of work? In other, in the world, ever increasing complexities and stress in the lives, especially in the workplace of employees, employee counseling has emerged as the latest HR tool to retain the best employee and to increase the quality of the workforce. In the today piece of world, today virtually no employee, no organization free of stress। कि आज के टाइम पे देखो, पहले कहते थे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण फॉरेन कंट्रीज इन होम कंट्री में एंटर हुई है, तो उसके कारण कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के कारण भी कई कंट्रीज इतने रैपिड फेज से इंक्रीज हुई है, इतनी ग्रो हुई है, उन पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसके कारण अब जब कंपनी पे प्रेशर बढ़ेगा, कंपनी पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज एक टाइम पे आ जाएंगे ट्रस्ट करके, तो एट द एंड एम्प्लॉयज को ही काम करना है, तो कोई भी स्ट्रेस फ्री नहीं है। एम्प्लॉयज कैन बी स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड, सफरिंग फ्रॉम टू मच एंजाइटी अराइजिंग ऑफ द वेरियस वर्कप्लेस रिलेटेड इशू लाइक मैनेजिंग डेडलाइंस। कि अगर लेट्स सपोज कि आज 20 डेट है, तो आपने किसी एम्प्लॉय को कह दिया मुझे 25 तारीख की रिपोर्ट चाहिए, जो कि अगर सही मायने में देखा जाए क्या, तो वो रिपोर्ट 10 दिन लेती है बनने में, तो आपने उसको कह दिया 5 दिन में दे, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। मीटिंग टारगेट्स, lack of time in fulfilling personal and family commitments. Therefore, in big company, counselors are appointed. Counselor किस लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं, creating an atmosphere of comfort। कि जब आपके साथ कोई प्यार से बातें करते हैं या कुछ भी करता है, आपकी प्रॉब्लम पूछता है, तो आपको भी अच्छा लगता है, तो आप उसके बाद अच्छे तरीके से काम भी कर पाते हो। अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कि उसे कहाँ की प्रॉब्लम आ रही है। अगर उसको 1000 यूनिट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है एम्प्लॉयज को, खाली एक को नहीं काफी एम्प्लॉयज को आ रही है, तो आप अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, जिसके कारण एम्प्लॉय अच्छे से बना पाए। क्या होता है, एम्प्लॉय बाद में खुश होकर ज्यादा ही बना के दे दे आपको। एनालाइज द सिचुएशन एंड टेक द एप्रोप्रिएट स्टेप्स दैट इट डज नॉट reoccur। क्या आपने ऐसे स्टेप्स लीजिए ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा अराइज ना हो। सम ऑफ द वेज फॉर स्ट्रेस फ्री रिडक्शन, क्या आप क्या क्या कर सकते हो, आप अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बना दीजिए। इन्वायरमेंट में जैसे एक लेट्स सपोज एग्जांपल, व्हाइट पेंट की वॉल है, आप उसके कारण कुछ क्रिएटिविटी करा दीजिए, जिसके कारण एम्प्लॉय को लगे कि मैं अच्छी जगह पे आया, उसको अपना होम फील होए। प्रोवाइड सर्टेन रिक्रिएशनल एरियाज, कॉमन रूम विद गेम्स। जैसे कई बार वीडियोस में हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, कि क्या होता है, आपको गूगल का दिखा दिया, कुछ भी दिखा दिया कि उसके अंदर एम्प्लॉय बैठ के एक्सरसाइज भी करते हैं, सारी कुछ फैसिलिटीज है, जिसके कारण जब भी उन्हें टायर्ड फील होए, क्योंकि देखो जब हम थक गए तो काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। अगर उनके लिए कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज के लिए कुछ हमने प्रोवाइड कर रखा है, तो वो एक वहां जाकर थोड़ी देर अपना इंजॉयमेंट करके फिर बैक टू वर्क आ सकते हैं, और वो अपने हायर आउटपुट के लिए अच्छा वो देंगे। Behavioral performance should be appointed who can guide and counsel the employees to help the related stress। कि हम कुछ एक बंदे को ऐसा रख दें कि वो उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करते रहे। देखो कुछ एक्सपेंस होता है, लेकिन ये एक टाइप का नेसेसरी एक्सपेंस है। नेसेसरी इन द सेंस, एक एम्प्लॉय अगर आपने लेट्स सपोज एक टीम है 100 पीपल की, उनके ऊपर एक एम्प्लॉय को रख दिया कि जो उनके स्ट्रेस को कंट्रोल करे, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेशन दे, और उनको चीयर अप करे, तो वो एक आपके लिए अच्छा रहेगा। एक एम्प्लॉय आपको काम भी तो उतने करके देगा, तो सेंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर, व्हाई द एम्प्लॉयज ट्रांसफर फ्रॉम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है, एक सिटी टू दूसरी सिटी, एक जॉब टू वन जॉब टू अनदर जॉब, लाइक नहीं जॉब नहीं कह सकते, आप कह सकते हो डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। कि एक वर्कर है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम, अलग अलग टाइप के काम कर सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कर सकता है। तो आपने उस एम्प्लॉय को यहाँ रखा हुआ है, और दूसरे डिपार्टमेंट को एकदम जरूरत आ गई कि एक कोई प्रोजेक्ट है वो अर्जेंट ही देना है, तो आप थोड़े टाइम के लिए उसको शिफ्ट कर सकते हो। Transfer. Transfer refers to the change in which the pay, status, and privileges of the new post are roughly the same as the old। देखो ट्रांसफर और प्रमोशन में क्या फर्क होता है,
ट्रांसफर वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। और प्रमोशन में क्या होता है, उसे हाइयर लेवल पे भेजना, जिसके कारण उसकी सैलरी वगैरह बढ़ जाए या उसका स्टेटस बढ़ जाए। तो वही अभी कहते हैं कि ट्रांसफर में क्या है, रफली सेम एज योर, कि उसे सैलरी पहले भी वही थी, आज भी वही मिल रही है, स्टेटस सब कुछ सेम है। ये ट्रांसफर इज अ लेटरल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, नॉट इन्वॉल्विंग प्रमोशन और डिमोशन। पर्पस क्या है, टू मीट दी ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स, की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दूसरे कुछ एक काम आ गया, दूसरे डिपार्टमेंट को उसकी जरूरत है, तो आपने उसको वहां भेज दिया। टू सेटिस्फाई द एम्प्लॉय नीड्स, एम्प्लॉय को क्या, एम्प्लॉय may need transfer in order to satisfy their desire to work under the friendly supervisor in a department design where the opportunities for the advancement are better in or near their native place or place of interest। कि एक एम्प्लॉय को कई बार जरूरत होती है कि वो बोरियत आ जाती है काम में, ताकि वो बोर न हो, तो आप उसको न्यू काम करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। टू यूटिलाइज एम्प्लॉय बेटर, कि एक एम्प्लॉय खाली बैठा है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में काम है, तो आप उसको वहां भेज दीजिए। टू मेक द एम्प्लॉय मोर वर्सटाइल, कि एक एम्प्लॉय को वर्सटाइल होता है, एक एम्प्लॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम कर सकता है, तो आप उसको अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो थोड़े थोड़े टाइम में, तो उसे काम करने के लिए काफी स्किल्स भी आ जाएगी। टू एडजस्ट वर्क फोर्स, टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर वो कई डिपार्टमेंट है उसके अंदर ओवरबर्डन चल जाए, तो आपका ओवरबर्डन डिक्रीज हो सकता है अगर आप एक आधे एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट से भेज दोगे। टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, टू पुश एम्प्लॉयज, किस चीज के लिए पर्पस क्या ट्रांसफर का, एक तो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड पूरी हो जाएगी, एक एम्प्लॉय की नीड्स पूरी हो जाएगी, एक आप यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे मैनर में। टू एडजस्ट द वर्कफोर्स, कि एडजस्ट का मतलब क्या, किसी में ज्यादा काम, एडजस्ट में क्या कि किसी एम्प्लॉय में किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा की जरूरत है तो आप वहां भेज दीजिए, या वहां पे खाली बैठा तो आप दूसरे में ले आइए। टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, टू पुश द एम्प्लॉयज। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर में क्या करें, प्रोडक्शन ट्रांसफर, की ट्रांसफर कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन, रिप्लेसमेंट ट्रांसफर, रोटेशनल ट्रांसफर, शिफ्ट ट्रांसफर, रेमिडियल ट्रांसफर, पीनल ट्रांसफर, बम्पिंग। बस इसके नाम याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, इज प्रमोशन एन इफेक्टिव टूल फॉर बिल्डिंग एम्प्लॉय मोरल, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स इन एन इफेक्टिव प्रमोशनल प्रोग्राम। अभी कह रहे हैं कि एक प्रमोशन है वो इफेक्टिव टूल है कि एक एम्प्लॉय का मोरल अच्छे तरीके से बिल्ड हो। अब इसने पहले क्या करा, क्वेश्चन का प्रमोशन का मीनिंग से शुरू किया। प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है, इज अ ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय टू अ न्यूअर पोजीशन, कमांडेबल हायर पे प्रिविलेजेस की एक हाई पे करना। जैसे उसके पहले 10 लाख रुपए मिलते थे, अब उसने अब आपने उसको 12 लाख रुपए दे दिए सैलरी के, तो तब करके। तो एलिमेंट्स क्या है उसके इफेक्टिव प्रोग्राम के, एक लाइन एंड लैडर, कि आपने एक लाइन सेटअप कर दी कि पहले वो इस पोजीशन पे, फिर हायर पोजीशन पे, फिर उससे हायर, एक लाइन हिरार्की की होती है, तो वो चीज डिसाइड करना। मैनेजमेंट शुड बी परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स फॉर अ सीनियर पोस्ट, कि अगर आप इनर इनर वाले मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को ही प्रमोट करोगे, तो उससे खुशी रहेगी, उसे अगली बार भी प्रमोट रहेगी। जैसे मैं लोअर पोजीशन से मीडियम पोजीशन पे हूँ, अब मैं मीडियम से हायर पे भी जा सकता हूँ। A method of assessing the potential of staff for promotion should be introduced, कि एक आप उसको मेथड बता दीजिए कि भाई हम तेरा काम देखेंगे किस तरीके से, तो एक मेथड को पूरे फिक्स बेसिस पे रही। और दी प्रमोशन प्रमोशन शुड बी ट्रायल पीरियड, कि पहले एक पीरियड फिक्स नहीं होना चाहिए, एक आप थोड़े पीरियड के लिए देखिए, क्या हमने उसको हायर लेवल पे भेजा है, क्या वो जाने के लिए क्षम है भी है कि नहीं है, कि वो हमने उसको प्रमोट तो कर दिया, लेकिन वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन नहीं ले सकता, तो तभी करके। Promotional plan requires follow-up. A sound promotional program is incomplete without follow-up to see whether the promotion is given wise or not. It is defective effort should be made to see where the defect lies and step to remove them. कि अगर कोई defective act है आप उसको remove कर दीजिए टाइम से। थैंक यू गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और जैसे आपके पॉइंट्स है, आप पॉइंट्स को बार बार रिकॉल कीजिए, क्योंकि पेपर में अगर आपके पॉइंट जितने ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्या आपका आपके चेकर को उतना ईजी होगा, जितना चेकर को ईजी होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।